हेलो एवरीवन। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आने वाले समय में एनटीए पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में पूछ सकता है। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस लास्ट तक आप ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा और आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड द फ्रेज द यूनाइटेड नेशन इज शेयरिंग इन द नेम ऑफ सॉलिडरिटी फॉर अंडरलाइनिंग द नेसेसिटी ऑफ द यूएन। निम्नलिखित में से किसने वाक्यांश का उपयोग किया? संयुक्त राष्ट्र संघ एकजुटता के नाम पर साझा करना, संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता को रेखांकित करने के लिए। विंस्टन चर्चिल ने, या डैग हेमार्कोजर ने, या फिर ट्रिगवे लाई ने, या फिर वुड्रो विल्सन ने। वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर आप लिखा करिए, जिससे कि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट किए। आप बताइए, आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फ्रेज यही है कि यूनाइटेड नेशन को शेयरिंग इन द नेम ऑफ सॉलिडरिटी किसने कहा? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डैग हेमार्कोजेट ने ही यूएन के लिए ये फ्रेज कहा है। ये हैं कौन? ये स्वीडिश इकोनॉमिस्ट हैं और यूएन के सेकेंड सेक्रेटरी जनरल भी थे और इन्हें नोबेल प्राइज भी पीस के लिए मिल चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, द डिमांड फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर वाज फर्स्ट मेड एट। नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तेहरान समिट, डरबन समिट, कुआलालंपुर समिट, अल्जीयर्स समिट। आप बताइए, नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश की मांग आपसे पूछ रहा है। लागू कब हुआ, किसने किया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, पर यहाँ पर आपसे डिमांड पूछ रहा है कि सबसे पहले इसकी मांग कहाँ पर हुई थी। इसका सही आंसर क्या होगा? 4 समिट है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अल्जीयर समिट में इसकी डिमांड 1973 में ये नाम की समिट थी और वहीं पर इसको एस्टैब्लिश करने के लिए डिमांड की गई थी। क्या हुआ था कि 1950 तक अगर हम देखें तो मोस्टली कंट्रीज़ ने इंडिपेंडेंस गेट कर लिया था। अब वो आज़ाद हो गई थी, उनको फ्रीडम मिल चुकी थी, पर वो पॉलिटिकल फ्रीडम थी, उनको इकोनॉमिक फ्रीडम उस समय उतनी ज़्यादा नहीं थी। वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाए थे। जो डेवलप्ड नेशन हैं वो डेवलपिंग नेशंस को एक्सप्लॉइट करते थे, रिसोर्सेज पर उनका अकेले कब्जा रहता था। तो इसी स्थिति को सॉल्व करने के लिए 1974 में यूएन का 6th सेशन हुआ था, जहां पर जनरल असेंबली ने डिक्लेरेशन दिया कि हमें एस्टैब्लिश करनी चाहिए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को। इसी से फिर डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमिक को लेकर के वो सॉल्व किए जा सकें। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग आर सपोर्टर्स ऑफ रियलिस्टिक अप्रोच इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यथार्थवाद अप्रोच है आईआर में। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इसके सपोर्टर कौन हैं? कोलंबस एंड वुल्फ, जॉर्ज एफ केनान, निकोलस स्पाइकमैन, फोर्थ हैं E.H. कार। अब ABCD देख लीजिए। अब रियलिस्ट अप्रोच आपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ज़रूर पढ़ा होगा। इसके सपोर्टर कौन है आपको यहाँ पर ये बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? देख लीजिए, सेकेंड थर्ड फोर्थ है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ है, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ है और फर्स्ट सेकेंड थर्ड है। देखिए, इसके सपोर्टर हैं जॉर्ज एफ केनान है, निकोलस स्पाइकमैन भी हैं और लास्ट में E.H. कार भी रियलिस्ट अप्रोच को इन्होंने भी सपोर्ट किया।
तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन लोगों ने रियलिस्टिक अप्रोच जो आईपी में आई उसे सपोर्ट किया है, यथार्थवाद को सपोर्ट किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आर रिलेटेड टू रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर रीजनल अरेंजमेंट भी आप कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन संगठन के चार्टर के निम्नलिखित में से कौन सा लेख क्षेत्रीय संगठन से संबंधित है? आर्टिकल 51, आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54। अब यूनाइटेड नेशन से आपसे बार बार वो एस्टैब्लिशमेंट नहीं पूछेगा, उसका एम नहीं पूछेगा। कभी कभार क्वेश्चन आर्टिकल और चार्टर दोनों से ही पूछे जाते हैं। अब बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप देख लीजिए, ए बी सी डी चारों ऑप्शन देख लीजिए और आर्टिकल्स देख लीजिए और बताइए कि क्षेत्रीय संगठन से रिलेटेड कौन से आर्टिकल हैं। यूनाइटेड नेशंस में आपको पता है कि उसके चार्टर्स भी हैं और उसमें अनुच्छेद भी हैं। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये तीनों ही आर्टिकल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से, रीजनल अरेंजमेंट से रिलेटेड हैं। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब आर्टिकल 51 ये क्यों नहीं है? आर्टिकल 51 चार्टर 7 के अंदर आता है, जिसमें कि बात की गई है जो भी थ्रेट्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। और ये तीनों आर्टिकल यूएन के किस चार्टर में आते हैं? चार्टर 8 में, और रिलेटेड है रीजनल अरेंजमेंट से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फीचर ऑफ ओल्ड डिप्लोमेसी। निम्नलिखित में से कौन सी पुरानी कूटनीति की विशेषता नहीं थी? ए लिमिटेड, बी एरिस्टोक्रेटिक, सी ट्रांसपेरेंसी, डी फ्रीडम ऑफ एक्शन फॉर एम्बेसडर। सीमित भव्य पारदर्शिता, राजदूत के लिए कार्रवाई की स्वतंत्रता। देखिए, क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में देने के पीछे एक पर्पज़ है कि अगर आपको एग्ज़ाम टाइम किसी क्वेश्चन में जो इंग्लिश में दिया है वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसका हिंदी में ट्रांसलेशन एट द मोमेंट तुरंत कर सकते हैं। हो सकता है आपको वो हिंदी में समझ में आ जाए, और कभी कभार हिंदी में भी कोई कोई वर्ड बहुत टफ यूज़ जाते हैं और उसकी इंग्लिश बहुत आसान होती है, तो आप उसे वहाँ तुरंत इंग्लिश में कन्वर्ट करके उस क्वेश्चन को समझ जाएं। इसलिए क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहते हैं। अब बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओल्ड डिप्लोमेसी का क्या फीचर नहीं था? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता पुरानी कूटनीति में देखने को नहीं मिलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु वॉज ऑफ ओपिनियन दैट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर रिप्रेजेंटेड द विक्ट्री ऑफ आइडियल स्टेट एंड लिबरल कैपिटलिज्म। किसकी राय थी कि शीत युद्ध का अंत आदर्श राज्य की जीत का प्रतिनिधित्व करता है और उदार पूंजीवाद का? माइकल डोयल, थॉमस डोने, फ्रांसिस फुकुयामा, सैम्यूल हंटिंगटन। देखिए, स्टेटमेंट्स ये बहुत ज़्यादा फेमस स्टेटमेंट्स हैं आईआर में, और इनकी एग्ज़ाम में आने की प्रॉबिलिटी भी ज़्यादा है। हर स्टेटमेंट आप नहीं याद कर सकते, पर जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो पढ़िए, और जो उनसे रिलेटेड अगल बगल के जो भी आपको लग रहा है कि हाँ इस टॉपिक से ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और स्टेटमेंट एग्ज़ाम में अच्छे खासे नंबर के आते हैं, तो आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। फिर वो पॉलिटिकल थ्योरी का स्टेटमेंट हो, या थॉट से रिलेटेड हो, या कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड हो, और आईआर, पब एड, हर यूनिट से स्टेटमेंट आते हैं, इसलिए स्टेटमेंट भी आप पढ़िए। अब बताइए कि ये स्टेटमेंट किसका है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसीलिए ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये फ्रांसिस फुकुयामा का स्टेटमेंट है। ये अमेरिकन स्कॉलर हैं और इन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया है।
इन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री का भी प्रपोजल दिया है, जिसमें इन्होंने कैपिटलिज्म की विक्ट्री को डिस्क्राइब किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन है, यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। शांति संकल्प के लिए एकजुट होना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रूमैन प्लान, बी अमेरिकन प्लान, अमेरिकी योजना है, या सी अक्षिशान प्लान, या डी आइंसहोवर प्लान, आइंसहोवर योजना। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये भी यूएन से ही रिलेटेड है ये क्वेश्चन भी। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्या कहा जाता है यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन को, किस प्लान से ये इनिशिएट किया गया था। एक तरह से आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं, किस प्लान ने ये प्रपोज किया, उसके बाद में ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया। पहले एक प्लान ने इसे प्रपोज किया कि हमें ये लाना चाहिए। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। एक्विशॉन प्लान में यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन प्रपोज किया गया और इसे बाद में अडॉप्ट किया गया यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। देखिए नवंबर 50 तक ये था कि चार्टर 6 के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल आती है और सिक्योरिटी काउंसिल को चार्टर ये पावर देता है कि अगर कहीं डिस्प्यूट्स हैं तो उन्हें सेटल करने के लिए, और रिस्ट्रिक्ट करता है जनरल असेंबली को कि वह डिस्प्यूट सेटल नहीं कर सकती जब तक कि सिक्योरिटी काउंसिल उससे रिक्वेस्ट ना करे। पर जब ये आ गया यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन, जनरल असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया, तो ये जनरल असेंबली को पावर ग्रांट करता है कि वो अगर कोई पीस के लिए थ्रेट है तो वो उससे डील कर सकता है जहां पर सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो रही है। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज कॉइन्ड द फ्रेज ग्लोबल विलेज। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने ग्लोबल विलेज वाक्यांश गढ़ा? जेम्स रोशनो, बी फुकुयामा, सी लेटलेबुल, डी मार्शल मैक्लुहान। ग्लोबल विलेज, आपने क्या ये वर्ड सुना है? देखिए जिसको क्वेश्चंस आते हैं वो भी सारे क्वेश्चन जरूर लगाया करिए, इससे आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और जिसे नहीं आता वो भी लास्ट तक सारे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब जैसे ग्लोबल विलेज है, जिसको आ रहा है बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं आ रहा है तो वो जान जाएगा कि हाँ ग्लोबल विलेज वर्ड को किसने कॉइन किया था। अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा ए बी सी डी में से। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मार्शल मैक्लुहान ने ये वर्ड कॉइन किया है। ये फ्रेज उन्होंने ही दिया है, ये कनाडा के हैं और इन्होंने ये वर्ड का यूज़ कहाँ किया था? 2 जगह, एक बुक में जिसका नाम था द मेकिंग ऑफ टिपोग्राफिक मैन और एक अंडरस्टैंडिंग मीडिया में। ग्लोबल विलेज का मतलब क्या होता है? ग्लोबल विलेज एक शो करता है कि जो पीपल हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इजी ट्रेवल है, मास मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, वो एक दूसरे से कनेक्ट होकर के एक सिंगल कम्युनिटी बनाते हैं। जो ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड है वो एक साथ इंटरनेट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू इंटरकनेक्टेड है। यही ये फ्रेज दिखाता है। इसका मतलब यही है कि ग्लोबली लोग कनेक्टेड हैं थ्रू मास मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन है, विच एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया टू प्रिवेंट रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए भारत में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? ए गैट, बी एमआरटीपी, सी एमएफए, डी ट्रिम्स। अब बताइए कि इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया था ट्रेड प्रैक्टिसेस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए? एक्ट, कौन सा एक्ट था वो? आपसे ये WTO के उस अकॉर्डिंग नहीं पूछ रहा है, इंडिया के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। अब बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा।
देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। MRTP एक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है? मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। फोर्स में आया था 1970 से, बट अभी ये एक्ट फोर्स में नहीं है, इसे रिप्लेस कर दिया है कंपटीशन एक्ट ने। ये एक्ट लाया क्यों गया था? ये एक्ट लाया गया था रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इकोनॉमिक पावर के कंसंट्रेशन को फ्यू रिच हैंड्स के हाथों में। ऐसा नहीं है कि सारी जो इकोनॉमिक पावर हैं वो कुछ ही हाथों में सीमित रह जाएं, उन्हें प्रोहिबिट करने के लिए ये मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट लाया गया था। 1969 में ये एक्ट था और ये फोर्स में आ गया 1970 से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन है, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया कॉम्प्रोमाइजेस द वेरियस मेजर्स एंड चेंजेस इंट्रोड्यूस सिंस। भारत की नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित विभिन्न उपाय और परिवर्तन शामिल हैं। ए जून 1992, बी मई 1990, सी जुलाई 1991, डी जुलाई 1992। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया ने अडॉप्ट की थी। कब अडॉप्ट की थी, कब ये इंट्रोड्यूस की गई, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। एटलीस्ट ईयर तो आपको पता ही होगा। ईयर है 1991। तो अब इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, जुलाई 1991। एक डेट वाइज 24 जुलाई को मनमोहन सिंह जी ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाया था। अब इसमें इसी से सबसे पहले लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात सबसे पहले इसी पॉलिसी में की गई थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति, 24 जुलाई 1991। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मॉर्गेनथेउ द बेस्ट मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग पीस इन अ सोसाइटी ऑफ सॉवरेन नेशंस इज। मॉर्गेनथेउ के अनुसार संप्रभु राष्ट्रों के समाज में शांति के संरक्षण का सबसे अच्छा साधन है। ए नेशनल इंटरेस्ट, बी डिप्लोमेसी, सी फॉरेन ट्रेड, डी ऑटोनॉमी। राष्ट्रीय हित, कूटनीति, विदेशी व्यापार, स्वराज्य। मॉर्गेनथेउ के अकॉर्डिंग आपको यहां पर बताना है। मॉर्गेनथेउ से देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं, तो आप अगर कोई क्वेश्चन इनसे रिलेटेड है या इनकी जो थेरीज हैं, चाहे वो रियलिज्म अप्रोच हो या इनकी बुक हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा ए बी सी डी में से। देखिए मॉर्गेनथेउ ने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिया था सोसाइटी में पीस प्रिजर्व करने के लिए, वो है डिप्लोमेसी को, कूटनीति को इन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छा साधन माना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन है, हु propounded formulation of the decision making theory in 1738। 1738 में निर्णय लेने के सिद्धांत का सूत्रीकरण किसने किया था? ए एंथनी डाउन्स ने, बी डेनियल बर्नौली ने, सी डेविड एल सिल्स ने, डी रॉबिन्सन ने। पर्टिकुलर ईयर यहां पर मेंशन है कि ये डिसीजन मेकिंग थ्योरी 1738 में किसने प्रपाउंड की थी। जब आपको ईयर वाइज पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं। नाम तो आपको 4 मेंशन है, पर आंसर इसका एक करेक्ट है। सही आंसर क्या होगा? देखिए आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाया करिए। सबसे पहले देखा करिए कि आप कौन सा क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे ले रहे हैं, तो आप वो तो हो गया, लेकिन फिर आप वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से सोचिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप सोचिए कि
क्या हो सकता है सही आंसर? एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करिए। अब ऐसे क्वेश्चन में तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, पर जहाँ पर यूज़ करने लायक रहता है आप वहाँ पर थोड़ा सोचा करिए। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। डेनियल बर्नौली ने ही डिसीजन मेकिंग थ्योरी फॉर्मुलेट की थी 1738 में। अदर थिंकर जो डिसीजन मेकिंग थ्योरी से रिलेटेड हैं वो हैं रिचर्ड सिडनर, बर्टन सैपिन, जेम्स बेल्स एसेट्रा। डिसीजन मेकिंग थ्योरी ये स्टडी करती है रिलेशंस नेशंस के बीच में उनकी फॉरेन पॉलिसी डिसीजन को देख करके। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13th क्वेश्चन है, हु ट्रीट्स 6 मॉडल्स ऑफ मेजर इंटरनेशनल सिस्टम। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मॉडल प्रणाली के 6 मॉडलों का इलाज कौन करता है? ए रोसेनो, बी लासवेल, सी कापलान, डी नॉन ऑफ दी अबव। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6 मॉडल इंटरनेशनल सिस्टम में किसने दिए हैं? ए बी सी डी में से सही आंसर क्या होगा? मेजर 6 इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में किसने बताया है इन तीनों में से, या फिर किसी और ने बताया है? अगर आपको एग्जैक्ट नाम याद है तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से सही कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कापलान ने 6 मॉडल्स ऑफ मेजर इंटरनेशनल सिस्टम दिया है। कापलान ने सिस्टम थ्योरी में भी अपना इम्पॉर्टेंट रोल दिया है और इन्होंने जो 6 मॉडल बताए हैं एक ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम, फिर है लूज बायोपोलर सिस्टम, फिर है टाइट बाइपोलर सिस्टम और यूनिवर्सल एक्टर सिस्टम, हायरार्कियल सिस्टम, यूनिट वीटो सिस्टम। शक्ति संतुलन है, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था है, दृढ़ ध्रुवीय व्यवस्था है, विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। इस तरह 6 मॉडल, इकाई वीटो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो कि 6ठा मॉडल था, ये 6 मॉडल इंटरनेशनल सिस्टम में होते हैं, ये कापलान ने कहा है। अब यूनिट वीटो सिस्टम में क्या आएगा? यूनिट वीटो सिस्टम यानी कि इकाई वीटो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में मल्टीपोलैरिटी की सिचुएशन है जहाँ पर हर स्टेट इक्वली पावरफुल होता है, जैसे सबके पास न्यूक्लियर पावर हो, इस तरह सारे नेशंस पावर में इक्वल हैं। और फिर है हायरार्कियल सिस्टम जहाँ पर कुछ सिंगल पावरफुल नेशंस अदर नेशन को कंट्रोल कर रहे हों, वो है हायरार्कियल सिस्टम। फिर है यूनिवर्सल एक्टर सिस्टम, वो ऐसे एक्टर जिनका काम है वॉर को ख़त्म करके पीस प्रिजर्व करना, वो यूनिवर्सल एक्टर सिस्टम में आते हैं। तो ये 6 मॉडल कापलान ने इंटरनेशनल सिस्टम के बताए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन है, व्हाट डज ट्रिम्स स्टैंड फॉर। आपको ट्रिम का फुल फॉर्म बताना है कि क्या होगा। ए ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, व्यापार से संबंधित निवेश के उपाय। बी टैरिफ रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, टैरिफ संबंधित निवेश उपाय। सी टेक्नोलॉजी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, प्रौद्योगिकी संबंधित निवेश उपाय। डी एसोसिएशन फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल रिकंस्ट्रक्शन, आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए एसोसिएशन। आप बताइए कि ट्रिम का मतलब क्या होगा, इसका फुल फॉर्म क्या है? देख लीजिए अच्छे से ए बी सी डी और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स होगा या फिर ट्रैफिक रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स होगा, ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर होगा या फिर डी होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, हिंदी में व्यापार संबंधित निवेश उपाय। क्या है ये एक एग्रीमेंट के तरह है, WTO का इफेक्ट में आया था 1 जनवरी 1995 से,
और ये एक तरह से ये रिस्ट्रिक्ट करता है डोमेस्टिक फर्म्स के प्रेफरेंस को, जिससे कि इंटरनेशनल फर्म्स को ईजिली ऑपरेट किया जा सके फॉरेन मार्केट्स में। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए लाया गया, जो कि स्वतंत्र व्यापार में बाधा बनती हैं या प्रोडक्शन की शर्तों को प्रभावित करती हैं। उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रिम्स को लाया गया। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये WTO से रिलेटेड है, उसी ने ही ये एग्रीमेंट के तहत इसे लाया है। देखिए 15 क्वेश्चन में आपको मैच कराना है। राइटर हैं और आइडियाज़ हैं, और बहुत आसान। देखिए यहाँ पर आइडियाज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं IR के लिए, और आपको पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर थियरी से रिलेटेड कौन से थिंकर हैं। यहाँ पर राइटर नहीं होगा, यहाँ पर आप थिंकर लगा लीजिए। देखिए इमैनुअल मॉरलस्टेन है, वॉन न्यूमैन है, मॉर्गनथेउ है, फ्रांसिस फुकुयामा है, गेम थ्योरी है, एंड ऑफ हिस्ट्री है, और रियलिज्म से रिलेटेड, डिपेंडेंसी थियरी से रिलेटेड कौन है आपको यहाँ पर बताना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि सही आंसर क्या होगा। इमैनुअल मॉरलस्टेन किससे रिलेटेड है? देखिए इनका आइडिया डिपेंडेंसी थ्योरी से रिलेटेड है। फिर है वॉन न्यूमैन। देखिए इसको तो सबको आना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट इनकी ये थ्योरी है, गेम थ्योरी। फिर है मॉर्गनथेउ, सबसे आसान, रियलिज्म, यथार्थवाद से संबंधित। और लास्ट में है फ्रांसिस फुकुयामा, एंड ऑफ हिस्ट्री। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए का फोर्थ है, बी का सेकंड है, बी का फर्स्ट है, सॉरी, ए का फोर्थ है, बी का फर्स्ट है, सी का थर्ड है और डी का सेकंड है। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। जिसने भी 3 लगाया उसका बिल्कुल आंसर करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 16th क्वेश्चन देखिए असर्शन और रीजनिंग का है। असर्शन में क्या कह रहा है कि नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी वाज मोर रिलेवेंट ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड। शीत युद्ध की अवधि के दौरान गुट निरपेक्ष नीति अधिक प्रासंगिक थी। रीजन क्या दिया है कि नॉन अलाइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड ऑन एथनिक एंड रिलीजियस डिफरेंसेस। गैर संरेखित देश नैतिक और धार्मिक मतभेदों में विभाजित हैं। बताइए कि स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है, और रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट को, या फिर रीजन और स्टेटमेंट दोनों सही है पर रीजन सही एक्सप्लेन स्टेटमेंट को नहीं कर रहा है, या स्टेटमेंट सही है रीजन गलत है, या फिर रीजन सही है स्टेटमेंट गलत है। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी सबको पता होगा, और उसी के बारे में आपसे यहाँ पर स्टेटमेंट और रीजन दिया है। अब बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड। स्टेटमेंट भी सही है कि शीत युद्ध की अवधि के दौरान गुट निरपेक्ष नीति अधिक प्रासंगिक थी, क्योंकि अब तो नॉन अलाइनमेंट अपना अस्तित्व खो रहा है, बहुत ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंट नहीं बची हुई है, बस मीटिंग्स वगैरह होती हैं पर अब इतनी इम्पोर्टेंट उसकी रह नहीं गई। मेन वो कोल्ड वॉर के दौरान ही बनाया गया था कि ना हम वो ब्लॉक ज्वाइन करेंगे, ना हम US का ब्लॉक, ना हम रशिया USSR का ब्लॉक ज्वाइन करेंगे। तो नाम बना तब उस समय, तो इसकी इम्पोर्टेंस थी, रेलेवेंट था ये। अब रीजन में क्या है कि नॉन अलाइंड कंट्रीज आर डिवाइडेड ऑन एथनिक एंड रिलीजियस डिफरेंसेस। ये बात भी बिल्कुल सही है, पर ये रीजन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है सही। तो सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर नॉट लगा दीजिए। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 17th क्वेश्चन में आपको ऑथर और बुक्स दिए हैं। बुक्स देखिए बहुत इजी बुक है, तो आपको इनके ऑथर पता होना चाहिए। बी बुजान है, आई हैंसन, नेथवार्ड्स, ए वेंट, अलेक्जेंडर वेंट। मैन द स्टेट एंड वॉर, सोशल थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्टडीज,
और लास्ट है पीपल, स्टेट्स एंड फियर। अब इनको मैच कराइए कि किसकी कौन सी बुक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ देख लीजिए आप कि ABCD से क्या क्या मैच करेगा। देखिए, बी बुजान की कौन सी बुक है? बैरी बुजान इनका नाम है। इनकी बुक है पीपल, स्टेट एंड फियर। फिर है हैंसन, इनकी कौन सी बुक है? इनकी बुक है द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टडीज, ये इनकी बुक है। नेथ वॉल्ज की कौन सी बुक है? ये सबको पता होगा, मैन, द स्टेट एंड वॉर। और अलेक्जेंडर वेन की सोशल थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब ये बुक है द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़, इसे बैरी बुजान ने भी लिखा है और हैंसन ने भी, दोनों ही इस बुक के ऑथर हैं। तो अब यहाँ पर लेकिन बुजान की बुक अलग से भी मेंशन थी, पीपल, स्टेट्स एंड फियर, तो इसलिए इनको इनसे मैच करा देते हैं और इनको इस बुक से। तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का फोर्थ है, बी का थर्ड है, सी का फर्स्ट है और डी का सेकंड है, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट होगा। देखते हैं, देखिए उसके पहले हम इसका पब्लिशिंग ईयर भी देख लेते हैं। मैन, द स्टेट एंड वॉर, नेथ वॉल्ज की बुक 1959 में पब्लिश हुई थी। सोशल थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अलेक्जेंडर वेन की बुक 1999 में पब्लिश हुई थी। द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टडीज, हैंसन की बुक 2009 में पब्लिश हुई थी। और पीपल, स्टेट्स एंड फियर, बैरी बुजान की बुक 1983 में पब्लिश हुई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 18th क्वेश्चन है, हु डिफाइंड पावर एज मैन्स कंट्रोल ओवर द माइंड्स एंड एक्शंस ऑफ अदर मैन? किसने शक्ति को अन्य पुरुषों के मन और कार्यों पर नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया? वैन डाइक, मैक्लियन, मैकमिलन या मॉर्गेंथ्यू? पावर की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। अब किसने दी आपको यहाँ पर ये बताना है। ABCD में से सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये पावर की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन किसकी है? ये डेफिनेशन है मॉर्गेंथ्यू की, इसीलिए ये डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। मैंने बताया ना कि मॉर्गेंथ्यू पे देखिए क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा लगातार आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इनके ऊपर आते हैं, तो आप अच्छे से जिन्होंने डेफिनेशन दी हैं, जो इनकी बुक्स हैं, जो इनकी आइडियाज़ हैं, वो पढ़ लीजिए। करेक्ट। देखिए, आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, और आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट थे। और अगर आपको कोई डाउट है तब भी आप उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए कि आपको कहाँ पर क्या डाउट है। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड शेयर करिए जो GC नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थियोरी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियोस देखिए, सारे क्वेश्चंस लगाइए, अपने स्कोर कमेंट करिए। देखिए, मोस्टली यूनिट से क्वेश्चन अवेलेबल हैं, चाहे वो पब्लिक ऐड हो, चाहे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, IR के वीडियोस हो। इसलिए आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे, आपकी तैयारी एग्ज़ाम के लिए उतनी अच्छी हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। बगल में बेल आइकन दिया हुआ है, आप उसे प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।